चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो हमारा एक नया चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल। व्हाट यू नीड टू, आप लोगों को क्या करने की जरूरत है इस चैप्टर में। अगर आप कंपटीशन लेवल पे देखोगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से पूछता है, ठीक है। अब हमको एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, आप लोगों को एज ए कंपटीशन एज वेल एज बोर्ड लेवल ये दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। लास्ट चैप्टर जो मेरा था वो था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, है ना। अभी जो नया सिलेबस आया है स्टेट बोर्ड में, अच्छा मैं पहले प्रीवियस सिलेबस के बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि पहले क्या था। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रो कंपाउंड्स, अमाइन एंड डायजोनियम सॉल्ट, ये 3 पार्ट थे, ठीक है, स्टेट बोर्ड में। अब स्टेट बोर्ड के नए सिलेबस में से नाइट्रो कंपाउंड्स एंड डायजोनियम ये दोनों निकल गए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अमाइंस ही पढ़ना है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। दूसरा, सीबीएसई में अमाइंस एज वेल एज डायजोनियम ये दोनों प्रेजेंट है, तो वो भी मैंने वीडियो में कवर किया, इसीलिए मैंने नाइट्रो कंपाउंड शुरू नहीं किया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। जरा देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? कमेंट करो, आवाज क्लियर आ रही है? ना देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ब्यूटीफुल जो कंपाउंड है वो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बिकॉज ये क्या करते हैं, अपनी एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी बताते हैं जो कि दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दिखाते हैं। सबसे पहली चीज कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें एक बीच में सेंट्रल एटम होता है एंड कुछ सराउंडिंग कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो वो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए उसे सेंट्रल एटम कहलाने के लिए, वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। लिगेंड्स क्या होते हैं, हाँ, सराउंडिंग एटम्स क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग डिफाइन करेंगे वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो एक चीज याद रखो फिलहाल कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बियॉन्ड नॉर्मल वैलेंसी जाके बॉन्ड बनाते हैं खुद की, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास कितनी रहती है, 3 रहती है, लेकिन वो बियॉन्ड उसके वैलेंसी जाके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। वो जनरली जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ना, एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है। ये मैंने आपको ऑर्गेनिक का जब स्टार्ट किया था तो हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था इन सारे के सारे बॉन्ड्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखे, इसका डेफिनेशन लिखे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द स्पेशल class of compounds in which the central atom is surrounded by ions, in which the central atom is surrounded by ions or molecule beyond their normal valency। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, देखो क्या होता, हमें पता है कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट करते तो क्या देते, सॉल्ट एंड वाटर देते, ठीक है ना, सॉल्ट एंड वाटर देते। ये सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सॉल्ट, लाइक KCl है ना, NaCl, KCN है ना, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सॉल्ट क्या है, ये सिंपल सॉल्ट है। अब जरा ध्यान दो, जब सिंपल सॉल्ट को 1:1 या 1:2 या 1:3 या 1:4 रेशो में कंबाइन करते, ऐड करते, जब सिंपल सॉल्ट को अलग अलग रेशो में ऐड करते, उस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एडिशन कंपाउंड। क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड। नाउ
व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन कंपाउंड? नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा है क्या होता है एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा सॉल्ट मिलके बनाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे समझ में आ रही है क्या? एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? जो सिंपल सॉल्ट अलग अलग मोलर रेशियो में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? एडिशन कंपाउंड बनाएंगे। अब ये जो एडिशन कंपाउंड है, ये जो एडिशन कंपाउंड है, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ना डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्क क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताओगे एडिशन कंपाउंड क्या होता है। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा सॉल्ट क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं मोहर सॉल्ट। मैं भी सबके स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोगों को। पहला हम लोग देखेंगे मोहर सॉल्ट, दूसरा होता है कार्नालाइट, तीसरा होता है पोटाश एलम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? एडिशन कंपाउंड है। FeCN6 4- FeCN6 3- है ना, CONH3 6 2+, 3+, ये सारे के सारे क्या है? एडिशन कंपाउंड है। अब एडिशन कंपाउंड में से हमको देखना है कि कौन से डबल सॉल्ट होते हैं और कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम में 2 मार्क का क्या आता है? डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं आप लोग को चेक करते रहूंगा बार बार यहां पे। ठीक है, अरे मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, एडिशन कंपाउंड में से हमको अब डिस्टिंग्विश करना है कि डबल सॉल्ट कौन से होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्ट है। ठीक है, ध्यान दो मेरी बात पे। आपके पास एक सॉल्ट है जो कि एक से ज्यादा सॉल्ट मिलके बने हुए हैं, ऐड होके बने हैं। आप वो सॉल्ट को क्या करोगे? वाटर में डिसॉल्व करोगे। अगर उसने वाटर में अपने सॉल्ट के आयंस को डिसोसिएट कर दिया और अगर उसने अपना आइडेंटिटी को लूज कर दिया तो वो कहलाएंगे डबल सॉल्ट। क्या कहलाएंगे? वो डबल सॉल्ट कहलाएंगे। डबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते, ऐसे कंपाउंड्स होते जिनको वाटर में डिसॉल्व करने से वो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और अपना आइडेंटिटी को क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। समझ में आ गया डबल सॉल्ट को? हाँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो डिसॉल्व या वो डिसोसिएट करस्पॉन्डिंग आयंस में नहीं होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी आप लोगों को किस तरीके से वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। सबसे पहले आप ये लिखो कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। डबल सॉल्ट्स आर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट्स आर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स which exist in solid phase but dissociate into their constituent ions when dissolved in water ठीक है। When dissolved in water, एग्जाम्पल लिखो मोहर सॉल्ट लिखो FeSO4 NH4 twice SO4 into H2O। ठीक है, ये मोहर सॉल्ट है। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे आता है मोहर सॉल्ट। ये चारों में से कौन सा है? तो ये BCD 4 ऑप्शन रहेंगे तो याद रखना FeSO4 NH4 twice SO4 into H2O, ये एक सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट। अब जब ये सॉल्ट को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, है ना, इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे डिसॉल्व इन H2O, तो क्या हो जाएगा? FeSO4 अलग हो जाएगा। ठीक है, ये NH4 SO4 सारे के सारे वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो भी मैं अभी आपको डिसोसिएट करके बताता हूं। पहले लिखो मोहर सॉल्ट।
तो डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा ये Fe2 प्लस एक्वियस प्लस NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव 2 टाइम्स है, एक्वियस प्लस SO4 2 टाइम्स है, तो ट्वाइस SO4 2 माइनस एक्वियस। ठीक है, अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, कमेंट आया आपका रिपीट करने वाला। मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। ठीक है, एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, चलो मैं वापस से एक बार रिवाइज बता देता आपको। जब सिंपल एसिड और बेस रिएक्ट करते तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ये जो सॉल्ट होता है ना, ये इस पर्टिकुलर सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, KCl, NaCl, KCl, ठीक है ना, ये सिंपल सॉल्ट होते हैं। अब सिंपल सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1:1 मोलर रेशियो या 1:2 या 1:4 या 1:6 है ना, अलग अलग मोलर रेशियो में इसको कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं। जब ऐड होने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होते हैं डबल सॉल्ट और दूसरे होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क है कि जो भी आपके पास सॉल्ट रहेगा या जो भी आपके पास मॉलिक्यूल रहेगा, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस बना देगा और अपना आइडेंटिटी को लूज कर लेगा। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि डबल सॉल्ट में मॉलिक्यूलर सॉल्ट या कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करे तो वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डबल सॉल्ट में जो आयंस है, आप करेस्पॉन्डिंग आयंस का भी टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें आयरन है ना, इसमें SO4 माइनस है, तो आप ये करेस्पॉन्डिंग आयंस का इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मोहर सॉल्ट क्या हो जाता है, डिसॉल्व होके डिसोसिएट हो जाता करेस्पॉन्डिंग आयंस में। मेरी बात समझ में आ गई, मोहर सॉल्ट हो गया। एक ही एग्जांपल बताया मैंने, दूसरा एक और लिखो, कार्नालाइट। दूसरा एक और लिखो बेटा, कार्नालाइट। देखो इसमें कार्नालाइट में KCl MgCl2 KCl into MgCl2 into 6 टाइम H2O into 6 टाइम H2O। तो ये कार्नालाइट हो गया। तो अब मुझे बताओ कार्नालाइट भी क्या है, एक डबल सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि डिसॉल्व जब इसको वाटर में आप करोगे तो क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये K+ देगा, Mg2+ देगा, हाँ, और Cl का भी अलग अलग आयंस देंगे। तो मतलब देखा जाए तो इसमें कितने आयंस मिलेंगे आपको, 3 आयंस। सबसे पहले मिलेगा पोटाशियम, दूसरा मिलेगा मैग्नीशियम और तीसरा मिलेगा क्लोरीन। समझ में आ गया। एक और लिखो, पोटाश एलम। POTASH, पोटाश एलम। लिखो K2SO4 into Al2SO4 thys into 24 टाइम H2। ये ऐसा है, Al2SO4 thys into 24 टाइम H2। तो ये भी क्या है आपका, पोटाश एलम। क्या है ये, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि जब आप इसको, ये सॉलिड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों मॉलिक्यूल को H2O में डिसॉल्व कर देंगे तो ये करेस्पॉन्डिंग आयंस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने आयंस मिलेंगे आपको बताओ जरा। सबसे पहले पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा, एल्यूमिनियम का टेस्ट मिलेगा और SO4 4 टाइम SO4 2 माइनस भी यहाँ पे आयंस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 3 करेस्पॉन्डिंग आयंस का टेस्ट कर सकते हो, नोट डाउन। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। अच्छा मुझे बताओ क्या पक्का समझ में आया। चलो मैं कमेंट पढ़ता आप लोगों का। ठीक है, जल्दी बताओ, डबल सॉल्ट समझ में आया सबको पक्का। कमेंट करो फास्ट।
कंपाउंड है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करे वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। इसका मतलब वो अपना आइडेंटिटी को लूज कर लेते हैं और करस्पॉन्डिंग आयंस का टेस्ट भी दे देंगे अगर हम लोग टेस्ट करने गए तो। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जरा देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है K4 FeCN6, ठीक है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है K4 FeCN6। थोड़ा आप इसको डिसोसिएट करो, डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा। अच्छा एक सिंपल एग्जांपल से इसको मैं डिसोसिएट करता हूं। आपके पास HCl रहता तो HCl को जब हम लोग डिसोसिएट करते तो क्या होता, वो H++Cl- होता है ना। अगर ट्वाइस HCl होगा तो क्या हो जाता, ट्वाइस H++ ट्वाइस Cl- है ना। तो यहां पे जरा देखो K4 है, मतलब पोटेशियम 4 टाइम है, तो ये कितने बार K बन के निकलेगा, 4K+। कितने बन के निकलेगा, 4K+। अगर ये 4+ करके निकल रहा तो करेस्पॉन्डिंग माइनस भी 4 देके जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे FeCN6 4-। समझ में आ गया, FeCN6 4-। जरा देखो एक और बार, 4K+ प्लस FeCN6 4-, दोनों को डिसोसिएट कर दिया। अब जरा इस पे ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल को थोड़ा मैं यहां वापस से लिख रहा हूं, FeCN6 4-, FeCN6 4-, ठीक है। देखो FeCN6 4-। आप अगर इस मॉलिक्यूल को वापस से डिसॉल्व करोगे H2O में, डिसॉल्व इन H2O, डिसॉल्व इन H2O, तो ये डिसॉल्व नहीं होता, ये डिसॉल्व नहीं होता। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते जो कि सॉलिड फेज में भी अपना आइडेंटिटी को रखते हैं और जब उसको वाटर में डिसॉल्व करें तब भी वो डिसोसिएट नहीं होते, तब भी वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, तब भी वो अपना आइडेंटिटी को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो डबल सॉल्ट का डेफिनेशन क्या लिखे थे हमने, बताओ जल्दी से। हाँ, डबल सॉल्ट का अपन ने क्या लिखे थे, डेफिनेशन क्या लिखे थे डबल सॉल्ट का, बोलो। डबल सॉल्ट्स आर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड्स, डिसॉल्व इन H2O इट इज डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ये लिखे थे हमने। अब कोऑर्डिनेशन का मैनिपुलेट करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बताओ। Coordination compounds retain their identity. Coordination compounds retain their identity in solids as well as when dissolved in water. Coordination compound retain their identity in solid as well as when dissolved in water. When dissolved in water. ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये ऐसा क्यों होता। ठीक है, FeCN6 4-, ठीक है। ये डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ इनटू देयर करस्पॉन्डिंग आयंस, इसका जवाब हमको मिलेगा वर्नर थ्योरी में। ठीक है, तो एक थ्योरी है वेरी फेमस, आपको स्टेट बोर्ड में और CBSE वाले बच्चों को अलग से पूछता है एग्जाम में कि वर्नर थ्योरी बताओ, तो हम लोग वहां देखेंगे इसका डिटेल क्या हो जाता। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि थोड़ा एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाता हूँ जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट terms used in coordination compound. Some important terms used in coordination compounds. Some important terms used in coordination compound. Some important terms used in coordination compound. ठीक है, सबसे पहले
कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और यहां पे मैं लिख लेता हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, देखो FeCN6 K4 FeCN6, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। डिसोसिएट करेंगे तो 4K प्लस जाएगा, तो 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, ठीक है। FeCN6 4 माइनस। अब देखो ये FeCN6 4 माइनस को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। FeCN कितने हैं आपके पास, 6 टाइम है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। FeCN6, और ये सबके सब कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इस पे चार्ज कौन सी है, 4 माइनस चार्ज। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, और यहाँ पे 4K प्लस भी है। अब जरा देखो, ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखा ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो पूरा स्फीयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है भाई, कि सेंट्रल एटम उसमें रहता है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयंस रहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक ऐसी चीज है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम पे डिफरेंट मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, अपोजिटिवली चार्ज आयंस मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि इस पे अटैच रहेंगे, ठीक है, नोट डाउन। एक और एग्जांपल देखो, CONH3 6Cl3, ठीक है। जरा देखो, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। क्या है आपका, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। और ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता, उसे हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं, काउंटर आयन। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, हाँ, आप लोग को पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम लोग यहाँ पे काउंटर आयन भी लिखते हैं। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए क्या क्या होता। जल्दी बताओ कि जो भी कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल रहेगा उसमें जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें रहेंगी वो क्या रहेगा, आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी रहेंगी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसी कहेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें रहेगी, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की जो चीजें रहेंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, काउंटर आयन कहेंगे। नोट डाउन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों एक और टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इसको वाटर में हम लोग डिसॉल्व कर देते थे तो क्या ये डिसोसिएट होता था, नहीं होता था, नहीं होता था। इसका मतलब हम लोग इसको कहेंगे इट इज नॉन आयोनाइजेबल। क्या कहेंगे हम लोग इसको, नॉन आयोनाइजेबल। और क्योंकि Cl3 बाहर जा रहा था तो जो काउंटर आयन है आपका, काउंटर आयन इज आयोनाइजेबल।
counter ion is ionizable and coordination entity is non-ionizable. Note down. ठीक है, तो ये नॉन आयोनाइजेबल है और ये आयोनाइजेबल है। एक और कुछ बेसिक टर्म यूज होती है इसमें, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, नोट डाउन, सेंट्रल मेटल एटम देखो उसमें, इट इज ए मेटल विच इज बॉन्डेड टू सराउंडिंग molecules through coordinate bond, ठीक है। It is a metal which is bonded to surrounding molecules through coordinate bond, central metal atom। अब जरा देखो कि सेंट्रल मेटल एटम किसी भी मॉलिक्यूल में होने के लिए क्या कंडीशंस है कि उसे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहे। तो लिखो उसमें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ CMA, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ CMA सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहला, स्मॉलर इन साइज, उनका साइज क्या होना चाहिए, छोटा। दूसरा, स्मॉलर इन साइज, दूसरा लिखो बेटा, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मैं बताऊंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। या एक और पॉइंट लिख सकते, इलेक्ट्रॉन नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी, must be high, आयोनाइजेशन एनर्जी must be high। चौथा पॉइंट लिखो, must have vacant orbitals to accommodate upcoming electrons or molecules, ठीक है। तो बताओ भाई, सेंट्रल मेटल एटम का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेंट्रल मेटल एटम सबसे पहले स्मॉलर साइज के होने चाहिए, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता, आयोनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी उनकी हाई होना चाहिए, और मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया ना, जो मैंने आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बताया, ये जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत ये कॉमन है। तो जरा देखा जाए तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत ही बढ़िया सेंट्रल मेटल एटम का काम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। समझ में आ गई मेरी बात। ये सारी प्रॉपर्टी किसमें आपको देखने मिलती है, ट्रांजिशन एलिमेंट में।
अब जरा देखो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है आपके पास क्या हो जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखा गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज्यादा जो एलिमेंट बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टी जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम के लिए होनी चाहिए वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में होती है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते भैया, सबसे बेस्ट सेंट्रल मेटल एटम का काम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए। समझ में आ गई मेरी बात, नोट डाउन। मैं आपके कमेंट चेक करता हूं। अच्छा, ये आ रहा है आप लोग का कि वीडियो बफर हो रहा है, वीडियो अटक रहा है, कोई बात नहीं। ये लेक्चर के बाद मैं ये वीडियो को यहीं पे सेव कर दूंगा, तो आप वहां पे भी वो देख सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया। एक और चीज यहाँ पे जरा देखो, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेंगे, अपने पास लेके आएंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज अगर आपको याद होगी कि कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो किसकी तरह एक्ट करती है, लेविस एसिड की तरह एक्ट करती है। तो लिख लेना कि सेंट्रल मेटल एटम ऑल्सो एक्ट एज लेविस एसिड, लुईस एसिड की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। ये नंबर 2 कंसेप्ट था। नंबर 3 कंसेप्ट लिखो, लिगेंड्स। नंबर 3 कंसेप्ट लिखो, लिगेंड्स। अब ये क्या करते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, लिगेंड्स। नंबर 3 कंसेप्ट, लिगेंड्स। लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लुईस बेस। तो इट इज एक्ट एज लुईस बेस, लुईस बेस, पहला कंसेप्ट। दूसरा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। अब ये लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में क्या क्या बेसिक चीजें रहती वो मैं आपको आज बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल मेटल एटम हो गया, लिगेंड हो गया, कैसे रहते क्या रहते सब बताऊंगा मैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ बेसिक देखते हैं, ठीक है। लिखे आप लोगों ने? Next concept, cationic and anionic complex, cationic and anionic complex। जरा देखो, हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता
तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली सारी की सारी चीजों को हमने क्या कहा था कि वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाहर वाली चीज को हमने क्या कहा था, काउंटर आयन कहा था। अब ध्यान दो, ये जो काउंटर आयन जाने की वजह से, काउंटर आयन के जाने की वजह से कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे या तो पॉजिटिव चार्ज आती है या तो नेगेटिव चार्ज आती है। एग्जांपल के तौर पे जो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिए थे K4 FeCN6 है ना, K4 FeCN6, अगर इन दोनों को डिसोसिएट करें तो क्या हो जाएगा 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, आगे ना 4 माइनस पे चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्क्वायर ब्रैकेट पे कौन सी चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, समझ में आ गई मेरी बात। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, CONH3 6Cl3, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास। अब जरा इसको डिसोसिएट करो, डिसोसिएट करेंगे तो Cl3 है तो 3 Cl माइनस करके जाएंगे, तो इस पे कौन सा चार्ज जाएंगे 3 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा CONH3 6 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस 3Cl माइनस, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उस पे चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे कैटआयोनिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, कैटआयोनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, नोट डाउन, नोट डाउन। ए कॉम्प्लेक्स which has a net positive charge, a complex which has a net positive charge, ठीक है, is called cationic complex। एग्जांपल ये लिखो, a complex which has a net negative charge is called anionic complex। नोट डाउन, नोट करो, मैं आपके कमेंट देखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट NiCO4 FeCO5 है ना, NiCO4 FeCO5, क्या ये डिसोसिएट हो सकते हैं, क्या इस पे कोई चार्जेस आएंगी, नहीं आएंगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिस पे कोई भी चार्ज नहीं आती है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल कंपाउंड्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जरा देखो,
होमोलिप्टिक मतलब क्या हो जाता? सेम। होमोलिप्टिक मतलब क्या हो जाता? सेम। हेटेरोलिप्टिक मतलब क्या हो जाता? डिफरेंट। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेम काइंड ऑफ डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं उसे हम लोग कहते हैं होमोलिप्टिक। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डोनर एटम अटैच होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोलिप्टिक। एग्जांपल के तौर पे FeCN6 4-। तो जरा देखो यहाँ पे Fe आयरन है, सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम से 6 बार साइनाइड ग्रुप Cn ग्रुप अटैच है, सेम है, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे होमोलिप्टिक। और सपोज अगर ये ऐसा होता COCl2 NH3 4 टाइम प्लस, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, लेकिन कोबाल्ट के साथ क्लोरीन भी अटैच है और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल भी अटैच है। तो 4 और 2 6, ये भी पता चला 4 और ये यहाँ पे भी 6 है। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे हेटेरोलिप्टिक मॉलिक्यूल या हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ रहे? तो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं कि जिसमें डिफरेंट काइंड के डोनर एटम अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। और होमोलिप्टिक एटम्स क्या, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं जिसमें सेम काइंड के डोनर एटम अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। नोट डाउन। ठीक है। अब कुछ मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बनाता हूँ, तो आप मुझे उसका सेंट्रल मेटल एटम भी बताओ और उसका लिगेंड भी बताओ करेस्पॉन्डिंग क्या होगा। जैसे कि FeCN6 4- COCl2 NH3 4 प्लस CuNH3 4 टाइम प्लस CONH3 6 टाइम 3 प्लस। ठीक है, बताओ NiCl2 H2O 4 टाइम। बोलो सेंट्रल मेटल एटम क्या है इसमें? इसमें है Fe, इसमें है कोबाल्ट, इसमें है कॉपर, इसमें है वापस से कोबाल्ट और इसमें क्या है? निकेल Na। समझ में आ गया? लिगेंड्स देखो, लिगेंड्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया कि जो कि ग्रुप होते जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या है? ओनली Cn है, तो हम लोग लिखेंगे Cn है लिगेंड यहाँ पे अकेला। नोट करो, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी है और अमोनिया भी है, तो हम लोग लिखेंगे Cl एंड अमोनिया बोथ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमोनिया है, यहाँ पे फिर अमोनिया, यहाँ पे क्लोरीन भी है और H2O भी है, तो Cl एंड H2O। नोट डाउन। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, थोड़ा बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को। तो लिगेंड्स क्या होते हैं जो कि, अच्छा ये ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है लाइगेन। लाइगेन का मतलब होता है टू बाइंड। लाइगेन का मतलब क्या होता है? टू बाइंड। नेक्स्ट
अच्छा, कुछ आप लोगों को अब मैं ना सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन या सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन ये कैसे पहचानते ये सिखाता हूं। ध्यान दें, 4K प्लस 4K FeCN6। अच्छा, इसको नोट करो, नोट कर लो पहले। बिलाल, सेकेंड एग्जांपल एक्सप्लेन करने आपने कहा था। देखो, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसमें क्या है, आपके पास क्लोरीन भी एक लिगेंड है और अमोनिया भी लिगेंड है, और सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपका, कोबाल्ट है। तो हमने सेंट्रल मेटल एटम में कोबाल्ट लिख लिए और लिगेंड्स में हमने क्लोरीन भी लिख लिया और अमोनिया भी लिख लिया, Cl एंड NH3। ठीक है, इसमें एक और चीज है बेटा, याद रखो, सबके लिए बोल रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम पे ना क्या होते पता है, चार्जेस भी होते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे चार्जेस नहीं लिखा हो, वो हम लोग देखेंगे कि चार्जेस कैसे लेके आते हैं। वो एक टॉपिक है आप लोगों को कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वापस से इस टॉपिक पे आते हैं। तो क्या 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 मुद्दा था हमारा, क्या मुद्दा था, बोलो क्या मुद्दा था। सबसे पहला सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल कैटायन, तीसरा कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, डिसोसिएट करो तो क्या देगा ये 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो 4K प्लस है, क्या ये सिंपल कैटायन है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसको, ये क्या है आपका सिंपल कैटायन है, सिंपल कैटायन। लेकिन ये जो आपका एनायन बन रहा है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली वो कौन सा एनायन है आपका, कॉम्प्लेक्स एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। एक और एग्जांपल लो, CONH3 6 टाइम Cl3, डिसोसिएट करो, डिसोसिएट करेंगे तो 3Cl माइनस करके इधर जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितनी छोड़ के जाएगा, 3 पॉजिटिव, तो CONH3 6 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। अब 3Cl माइनस मतलब क्या है आपका, सिंपल एनायन हो गया, सिंपल एनायन। लेकिन ये जो आपका कैटायन है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, एक से ज्यादा है उसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन। नोट करो, कॉम्प्लेक्स कैटायन। एक देखो CONH3 2 प्लस, PtCl6 2 माइनस। क्या ये जो आपका कैटायन और एनायन है दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन, यहां पे कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। और एग्जांपल आपके पास ऐसा है, FeNiCO4, इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आप इसको दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं, FeCO5, तो बताओ FeCO5 पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नोट डाउन।
ये मैंने आपको कुछ बेसिक बताया आज, है ना, बेसिक्स। तो वापस से थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और जो सराउंडिंग लिगेंड्स है वो सराउंडिंग लिगेंड्स क्या करते हैं, बियॉन्ड नॉर्मल वैलेंस से जाके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक और चीज़ मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जनरली जो हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन है ना, हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। वो जो सॉल्ट है वो क्या होता है आपका, सिंपल सॉल्ट होता है। क्या होता है, सिंपल सॉल्ट। अब वो सिंपल सॉल्ट को आप 1:1, 1:2, 1:3 या अलग अलग मोलर रेशियो में कंबाइन करो तो वो क्या करता है, एक एडिशन मॉलिक्यूल बनाता है, एडिशन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा सॉल्ट जुड़ के एक कंपाउंड बनाएंगे। एडिशन कंपाउंड आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करे तो अपना आइडेंटिटी क्या करते हैं, लूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोहर सॉल्ट, पोटाशियम और कार्नालाइट, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। मोहर सॉल्ट फटाक से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। कार्नालाइट भी डिसोसिएट हो जाएगा, पोटाशियम भी डिसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके अंदर के करस्पॉन्डिंग आयंस है हम उनका टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वापस से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और जब उसको वाटर में डिसॉल्व करो तब भी वो एग्जिस्ट करते हैं, डिसोसिएट नहीं होते। वो डिसोसिएट क्यों नहीं होते, हमको आंसर कहाँ पे मिलेगा, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो थ्योरी में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आए कि कैटायंस और एनायन को कैसे पहचानें। अब कैटायंस एनायन को मैंने और थोड़ा एलैबोरेट कर दिया कि सिंपल कैटायन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन क्या होते हैं, सिंपल एनायन क्या होते हैं, या कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन क्या होते हैं, ये भी मैंने अभी आप लोग को बता दिया। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हमने देखे कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसपे स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके स्क्वायर ब्रैकेट पे माइनस चार्ज हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसपे कोई भी चार्ज नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। दूसरा एक और चीज हमने देखे कि होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेम काइंड ऑफ डोनर एटम होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक क्या होंगे, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें डिफरेंट काइंड के डोनर एटम होंगे उसे क्या कहेंगे, हेटेरोलेप्टिक होंगे। एग्जांपल के तौर पे FeCN6, CN6 6 है और 6 के 6 सेम टू सेम है, इसीलिए क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक। और अगर हेटेरोलेप्टिक में आ गए तो COCl2 NH3 4 टाइम ले ले तो इसमें Cl भी आ जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, Cl2 भी है NH3 भी है, 2 लिगेंड है मतलब हेटेरोलेप्टिक, सेम लिगेंड है मतलब होमोलेप्टिक हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। फिर हमने देखे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। एक मिनट, फिर हमने क्या देखे, सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता वो क्या होता, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता। और कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर वो प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तो वो सेंट्रल एटम होने के लिए हकदार हो जाता। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। चौथा, उनमें ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है ना।
ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ देखने मिलती है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जनरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा बनाते हैं, बिकॉज उनकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैच होती है। ठीक है, एक और चीज बताता हूं मैं कि एब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल वो कैसे पता लगा है। ठीक है, देखो इधर सपोज आपके पास आयरन है, ठीक है 26, तो कितना हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? एरागोन 3d6 4s2, ठीक है ना, 3d6 4s2। एरागोन 18 है, 18 और ये 8 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरागोन। अब हम लोग देखते हैं क्या आयरन में वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी वो अकोमोडेट नहीं कर सकता, अपकमिंग लिगेंड्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो। ठीक है, मतलब अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे तो जरा देखो 3D में बनाता हूं। 1 2 3 4 5 3D हो गया, ये आपका हो गया 4s। ठीक है, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 1 2। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई ऑर्बिटल हमको तो खाली नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपको याद होगा तो मुझे बताओ इसका लास्ट ऑर्बिटल कौन सा आ रहा? लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा आ रहा? 4 आ रहा। 4s है तो 4p भी तो है ना यहाँ पे, तो क्या इसका 4p खाली है? हाँ, और 4p खाली है इसका, तो इसके पास क्या है? ऑर्बिटल खाली है। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकता? अकोमोडेट अपने अंदर करवा सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? तो एब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है इन ट्रांजिशन एलिमेंट में। अगर ऑर्बिटल खाली नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन या कोई भी मॉलिक्यूल को अकोमोडेट नहीं करेंगे। समझ में आ गया आज का बेसिक आपको पूरा पक्का? अभी आप लोग क्या करो, अपने ये दोस्तों के साथ शेयर करो ये लाइव लेक्चर को। मैं ये लेक्चर के बाद इसको सेव करता हूँ, तो आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हो कभी भी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कनेक्टेड रहो और पूरा टॉपिक अच्छे से करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।